नमस्कार। खबर फास्ट पर उत्तर प्रदेश से जुड़ा बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। यूपी में 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी अंतिम चरण की है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को वोटिंग होनी है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब से 1.5 घंटे बाद यानी कि 6 बजे थम जाएगा। यूपी में सत्ता के लिहाज से यह चरण भी सबसे ज्यादा अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। 7वें चरण के समीकरणों पर होगी चर्चा। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। उधर पूर्वांचल के इस फाइनल जंग में सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को चुनावी प्रचार में पूरी तरह से उतार दिया है और आक्रामक तौर पर सभी प्रचार कर रहे हैं। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है, जिसमें मतदान होना है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में आजमगढ़ की विधानसभा सीटें भी हैं इस चरण में। वहीं पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली। तो चलिए सबसे पहले 2 तस्वीरें आप देखिए, आपको दिखाते हैं। यूपी के चुनावी समर के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज अपनी अंतिम जनसभा की। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के खजूरी में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत देवादिदेव को नमन कर की। वहीं दूसरी ओर काशी में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज सुबह महामृत्युंजय मंदिर और बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। बीती रात अखिलेश काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आखिरी जंग 7 मार्च को होनी है। 7 मार्च को 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी। क्या कुछ कहते हैं समीकरण और किसका पलड़ा 6 चरणों के बाद भारी है, इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। आलोक कुमार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव माहेश्वरी, प्रवक्ता बीजेपी। और सभी मेहमानों से चर्चा होगी। सबसे पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। आप कैसे देख रहे हैं 7वें चरण की और इस फाइनल जंग को यूपी चुनावों की? क्योंकि 6 चरणों में मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आज तस्वीर थोड़ी साफ हो पाई है और उसके बाद अब 7वें चरण की जो महत्वता है वो कितनी दिखाई दे रही है? जिस तरीके से चुनाव पहले चरण से 6वें चरण तक मतदान हुआ जी, और साइलेंट वोटर ने जिस तरह मतदान दिया और कोई भी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नेक टू नेक फाइट है और कोई भी बाइपोलर चुनाव है, योगी बनाम अखिलेश, और दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में मुझे अभी 6 चरणों पे तो मुझे दोहरा शतक लगाते हुए कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। अब 7वें चरण का जो जंग है, जो पूर्वांचल का और सबसे बड़ी जो ये जंग है, जिसपे मैं कहूंगा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ये मोदी का चुनाव है ये, क्योंकि मोदी का जिस तरीके से 2014 से 2019 और जिस तरीके से बनारस के लिए वहां काम हुआ, आजमगढ़ में कुछ सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए दावा कर सकती है कि हम वहां चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा जो बनारस का जो आसपास का क्षेत्र है वो एक भगवामय है, जिसे कह सकते हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है खिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो निर्णायक एक जो सीटों का चुनाव हो रहा है, ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के लिए है कि कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके प्रदेश की सत्ता में उभरेगी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी पार्टी का एक रोल हो जाएगा कि जो बड़ी पार्टी होगी सरकार बनाने के लिए राज्यपाल उसको ही न्योता देगा। और मेरा अपना ये मानना है कि अभी तक किसी भी पार्टी ने कोई बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ है, दोहरा शतक नहीं लगाया है और नेक टू नेक फाइट है।
इसमें अब ईवीएम में जो कैद हो गया है वो निश्चित तौर पे 7वें चरण के चुनाव में एक निर्णायक एक जो है मामला है। और इस पे सबसे बड़ी चीज देखिए भविष्य, एक चीज और समझिए आप जी। कि जो चुनाव का चरण बाई चरण चुनाव हुआ, जो 3 चरण अगर अखिलेश गठबंधन के लिए अच्छे रहे तो 3 चरण जो बीच के थे वो भारतीय जनता पार्टी की जो भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था उसमें उन्होंने कुछ कंट्रोल किया। और 2 चरण तो ये यूक्रेन पे निपट गए एक तरीके से, मैं मान के चलूंगा जो ये यूक्रेन संकट आया इससे निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की काफी मतलब ये दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी नुकसान की स्थिति में है और पूर्वांचल में नुकसान हो सकता है। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे के हिसाब से वो चुनाव योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा और दांव लगी हुई थी, तो वो चुनाव योगी आदित्यनाथ का था। लेकिन ये जो चरण है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकार के कामकाज की एक समीक्षा भी यहाँ पे है। और निश्चित तौर पे जनता जो है वो क्या राष्ट्रवाद के नाम पे क्या जो मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, जिस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से काशी के लिए काम हुआ है, तो इस ये कसौटी पर कसा जाएगा। और विपक्ष लगातार मुद्दे महंगाई के उठा रहा है, छुट्टे जानवर का मुद्दा उठा रहा है, बेरोजगार का मुद्दा उठा रहा है, तो कुछ पॉकेट में समाजवादी पार्टी चुनाव अच्छा लड़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं बीएसपी 2-4 सीटों पे है, बाकी भारतीय जनता पार्टी अपनी पुनः सीटें प्राप्त करने में लगता ऐसा है कि अंतिम चरण में कामयाब होती दिखाई दे रही है। जी सर, एक छोटा सा सवाल और, क्योंकि देखिए जिन 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है, यहाँ पर 2017 को छोड़ दिया जाए तो जातिगत समीकरण तो हर बार हावी रहे। ऐसे में इस बार क्या जो एक गठबंधन, अमरेला गठबंधन जिसे कहें, जो अखिलेश यादव ने बनाया है इन चुनावों के लिए, उसका भी लिटमस टेस्ट यहाँ होना है? नहीं भविष्य जी, देखिए जिस तरीके से छोटी छोटी जातियों का जो एक समीकरण अखिलेश ने जोड़ा था, वो समीकरण देखिए जब 2017 में जब जोड़ा था तो एक एक प्रचंड एक जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक आंधी थी और वो पूरा मोदी के चेहरे पे चुनाव हुआ था। जी। योगी उस समय कहीं नहीं थे, जी। तो मोदी के चेहरे पे हुआ था। तो जब वो छोटे छोटी जाति के लोग मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े तो निश्चित तौर पे वो सीट भारी सीट कन्वर्ट हुई। अब ये देखना है कि जो अखिलेश के साथ जो गठबंधन जुड़ा है वो वोट परसेंट में कितना इजाफा करता है और सीट कितनी कन्वर्ट करता है। सबसे बड़ी चीज क्या होता है देखिए भविष्य जी, सीटों का जो कन्वर्जन होता है जी। वो ये देखा जाता है कि सीट किस तरीके से निकल रही है। 1000, 2000, 3000 के उसमें भी सीटें फंस जाती हैं और सीटों का परिणाम कहीं एक तरफ भाई झुक जाता है, कहीं दूसरी तरफ बिल्कुल अलग है और 2022 की स्थिति बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल ठीक है। गौरव माहेश्वरी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का एक जन सैलाब प्रधानमंत्री मोदी की जो रोड शो थे उनमें दिखाई दिया इस आखिरी दौर में, आपको लग रहा है कि अब यहां पर मजबूत बीजेपी है और बीजेपी के लिए निर्णायक होगा ये चरण? रोड शो देखा और लगातार इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग कार्यक्रम को देखते आ रहे हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव ऐसा हो रहा है इस बार की, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। आप देखिए कि जब से 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली, उसी जनता ने दोबारा 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। उसी जनता ने 2019 में जो विपक्ष कहता था कि नरेंद्र मोदी जी के आने से देश बर्बाद हो गया है, महंगाई है, किसान के बारे में बात करते थे, तो 2 साल का कार्यकाल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी देख लिया था और 2019 में दोबारा उसी जनता ने मौका दिया और दोबारा केंद्र में सरकार बनती है। और आप देखिए कि 5 साल से लगातार चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे मोदी जी हो, अपने संसदीय क्षेत्र में मोदी जी आते रहे। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में दौरा करते हुए दिखाई दिए। कोविड के बाद यहाँ तक जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, बीमार ठीक होते आते हैं, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से कोविड में व्यवस्थाओं को संभालने का काम किया। जहां दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले जितने केसेस बढ़ रहे थे, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कंट्रोल करने का काम किया गया। तो 5 साल लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और 7 साढ़े 7 साल से लगातार माननीय मोदी जी अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। नहीं ठीक है सर, चैलेंज बड़ा है, चैलेंज 7वें चरण का बड़ा है इस फेज में, और इसीलिए शायद तमाम वो काम जो आप गिना रहे हैं उनके साथ साथ ऑपरेशन गंगा का जिक्र भी
प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में आ गया? अब मेरी बात सुनिएगा, पूरी बात हो जाने दीजिए जी। तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि विपक्ष नेता चाहे अखिलेश जी हो, माननीय अखिलेश जी आजमगढ़ से गायब रहे और उसी का नतीजा था कि अगर वहां से वो सांसद थे, उनको अगर वहां पे काम करने का मौका दिया था जनता ने, तो उनको वहां से चुनाव लड़के जीत के दिखाना चाहिए था। वो अपना उस जिले को छोड़कर दूसरे जिले में चले जाते हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि कौन मुख्यमंत्री, कौन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो लगातार जनता के बीच रहने का काम कर रहे हैं, वही अखिलेश यादव जी चुनाव से 4 महीने पहले तक स्वस्थ पड़े हुए थे। और आप देख लीजिए, आज चाहे जितनी योजनाएं हो, आप चैलेंज की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आज अखिलेश जी अगर एक एक्सप्रेस वे बना के अपना ढोल पीट रहे थे, तो वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 5-5, 6-6 एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया है। आज अगर उत्तर प्रदेश में 2 से 3 एयरपोर्ट थे, तो आज 10 से ऊपर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आप देखिए, आज 15 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने का काम महीने में 2 बार इसी भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप देख लीजिए, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी जात का व्यक्ति हो, उनके माध्यम तक योजनाएं पहुंचाने का काम किया। और इस योजनाओं के दम पे इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, अपने कार्य के दम पे चुनाव लड़ रही है। ठीक है सर, मेरा सवाल ये था कि शायद ये चुनौती बड़ी है और यहाँ पर ये चरण जो है निर्णायक भूमिका निभा सकता है, इसलिए जो ऑपरेशन गंगा फिलहाल चल रहा है यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए, उसका जिक्र भी संबोधन में आया प्रधानमंत्री के। भाई देखिए, नेचुरल सी बात है, अगर कोई सरकार आज हमारे छात्रों को वहां से लाने का प्रयास कर रही है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सारा छात्र जो वहां पे पढ़ रहा है वो आज सुरक्षित वापस लौटे, और उसकी सुरक्षा और जानमाल की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं अभिभावक के रूप में, तो मैं समझता हूँ इसमें विपक्ष को परेशानी किस बात की है। ठीक है सर, ये तो मैं सवाल कर रहा था कि हाँ ठीक है, आप उस मुद्दे को भी ठीक है भुनाना चाहते हैं चुनावों में। अभी तो इस पर मैं आलोक कुमार जी से भी लूंगा सवाल। ठीक है सर, लेकिन ये जनरल बातचीत के टर्म्स में आती है कि हमारे छात्र कैसे सुरक्षित रहे, हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहे, इस जनरल टर्म्स में बातचीत में आती है, तो इसमें भुनाने वाली बात नहीं है। ठीक है सर, आलोक कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, फिलहाल अगर वाराणसी की बात की जाए और जिस तरह से मंदिर मंदिर घूम रहे हैं अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी ऐसा लग रहा है कि बड़ी चुनौती है, और जो एक चैलेंज बीजेपी ने इस इलाके में आपके लिए खड़ा किया हुआ है, वहाँ कहीं ना कहीं अब एकदम अखिलेश वर्सेस मोदी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि हालात और समीकरण क्या है ये आप बेहतर बता पाएंगे, अपनी स्थिति के हिसाब से पार्टी की क्या हालात हैं? धन्यवाद भविष्य जी, और हमारे वरिष्ठ समीक्षक पत्रकार भी बड़े दिनों बाद मुझे मिले, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और है क्या सर, ये पहला ऐसा हिंदुस्तान का चुनाव है जो झूठ और सच्चाई के बीच लड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रत्येक चरण को महत्वपूर्ण मानती है, और इसलिए महत्वपूर्ण मानती है कि वहां पर जनता का जितना ज्यादा हमें समर्थन मिल जाएगा उतना लोकतंत्र को मजबूत बनाने में काम आता है। होता क्या है भविष्य जी की जनता ज्यादा दिनों तक किसी भी झूठे वादे को स्वीकार करने योग्य नहीं रह जाती है। भाजपा ने जो अपने 5 और 7 साल के केंद्र के कार्यकाल में जितने झूठे वादे किए थे, चाहे 15 लाख हो, चाहे 2 करोड़ जॉब हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, चाहे गंगा की सफाई हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे क्योटो बनाने का बनारस का हो, तो इन सारे मुद्दे जो झूठे किए थे, इन मुद्दों से आज जनता इन मुद्दों के साथ खड़ा नहीं होना चाहती है। आप देखेंगे कि 13 लाख जो पेंशन विहीन थे, उनकी न्यू पेंशन विहीन स्कीम में बड़ा बंदरबाट किया गया, अपनी अपनी फर्जी कंपनियों में लगाकर उनके भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की जैसे ही अपने मैनिफेस्टो में लागू किया है, 2 स्टेटों में उसको लागू कर दिया गया है, और इनकी संख्या 13 लाख से ऊपर है। दूसरी आती है महंगाई। आज सर जो 90 रुपए था सरसों का तेल था, जो 60 रुपए पेट्रोल था, जो 50,000 की मोटरसाइकिल थी, वो 90,000 की हो गई, और 100 रुपए वाला सरसों का तेल 90 वाला 200 रुपए हो गया है। तो आम जन पे कितना महंगाई का प्रभाव पड़ा। तीसरा आते हैं, आज उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा नौजवान व्यक्ति है और वो रोजगार के लिए भटक रहा है, और वो नौजवान जब रोजगार मांगने जाता है तो ये उग्रवादियों जैसा, आतंकवादियों जैसा लाठी मारते हैं, तो ये नौजवान अपने रोजगार के लिए वोट डालने जा रहा है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की जो मुख्य रीढ़ है वो किसान है। किसान जो योगी जी के ललका साड़ जो छोड़े गए हैं और यूरिया और डीएपी जो समय पे नहीं दे पा रहे हैं, उसका बदला लेने का ये चुनाव है। हमारे बीजेपी के साथी, और आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ दिया था कि यूक्रेन मामले को भी प्रधानमंत्री जी भुना रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े अच्छे शब्दों में लिख दिया है, और आप भी बहुत सारे ऐसे वीडियो देख रहे होंगे कि अगर समय रहते हमारे बच्चों को वहां से निकाला गया होता
तो आज हमें ये चिंता नहीं करनी पड़ रही होती। इसी बीच में बीजेपी के एक मंत्री का ये बयान आया कि वहां से कुछ एक बच्चा जो खत्म हो गया उसकी लाश लाने की जगह पे 3-4 जीवित लोगों को लाया जा सकता है। तो ये वो लोग हैं कि समय रहते कुछ नहीं कर सकते। कोरोना काल में समय रहते इन्होंने नहीं किया, यूक्रेन के मामले में इन्होंने कुछ नहीं किया। तो झूठे इरादों के विपरीत में सच के साथ जनता बिल्कुल मजबूती से खड़ी है। और भविष्य जी आप नहीं, देख ठीक है सर, लीजिएगा। कानून व्यवस्था भी तो एक मुद्दा है ना, उस पर आप बात नहीं करते। बीजेपी चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, आज आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि भाई आजमगढ़ तक भी सुरक्षित नहीं था। प्रदेश के दूसरे जिलों की हाल तो आप छोड़ दीजिए। 2017 से भविष्य जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बस 10 सेकंड में आपके जवाब को दे दूंगा। 2012 से 2017 के एनसीबी के आंकड़े आप उठा लीजिएगा, आपके पास लैपटॉप है, देख लीजिएगा। और 2017 से 2022 तक के एनसीबी के आंकड़े देख लीजिएगा। किडनैपिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 1, हत्या में नंबर 1, दलित के खिलाफ हिंसा में नंबर 1, हिंसक अपराध में नंबर 1। और अगर मैं एक भी आंकड़ा गलत है भविष्य जी बोल रहा हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। चूंकि ये लोग झूठे लोग हैं, ये लोग फर्जी बोलने वाले लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कहते हैं। नहीं, मैं अब माहेश्वरी साहब से इस पर जवाब लूंगा तो वो कह देंगे कि भाई ठीक है, हमारी सरकार में कम से कम अपराध दर्ज तो हो रहे हैं, आपकी सरकार में अपराध दर्ज नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन मेरा जो मूल सवाल ये था कि किन मुद्दों पर, चूंकि अखिलेश यादव खुद जो है मंदिर घूम रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो, महामृत्युंजय मंदिर की बात हो, तो ये क्या एक चैलेंज एक देख रहे हैं कि वहां ये जो बीजेपी का जो चुनावी एजेंडा है वो आपके लिए एक चैलेंज बना है बड़ा? देखिए भविष्य जी, काशी जो प्रसिद्ध है शिव की नगरी, और हम लोग भी कभी भी परिवार सहित या उसके आसपास से भी गुजर रहे होते, वरिष्ठ पत्रकार साथी मेरी इस बात को सहमति भी जरूर देंगे कि हम लोग अगर काशी के आसपास 150 किलोमीटर भी होते हैं और कोई अगर जरूरी काम हुआ उसको भी छोड़कर हम लोग काशी में दर्शन जरूर प्रभु के करने जाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी लोग भक्त हैं। तो अगर अखिलेश जी वहां गए हैं और काशी के दर्शन नहीं करेंगे, उन प्रभु के दर्शन नहीं करेंगे जिनके लिए सभी लालायित रहते हैं, तो एक आपके लिए भी नया मुद्दा बन जाएगा, इसको भी बीजेपी बनाने ले। तो हम लोग सुबह शाम प्रभु की करने वाले लोग हैं, हम लोग फर्जी लोग नहीं हैं, हम लोग कैमरा जीवी लोग नहीं है कि वहां पर जाके पहले से 8 और 10 कैमरा सेट करें और फोटो खिंचाएं। हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, हमारे हृदय की कण कण में प्रभु विराजते हैं। जी ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूँ त्रिपाठी साहब आपके पास। जो सवाल मैंने किया आलोक कुमार जी से भी, क्योंकि एक तरफ देखिए यूक्रेन का मसला चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में वो जिक्र आता है, और चूंकि आलोक जी कह रहे हैं कि ठीक है भाई, मंदिरों में सबकी आस्था है, सब लोग जाते हैं, और ठीक है, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम हिंदुस्तान की आस्था जो है, पूरे हिंदुस्तान की आस्था हमारे भगवानों में हम सबकी है। लेकिन क्या चुनावों के बीच ये कोई मैसेज है, किस तरह के समीकरण को देखते, इन जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं इनको देखते हुए कि क्या चैलेंज इस चरण में है? देखिए भगत जी, आलोक कुमार जी जो बातें अभी सब कह रहे थे ठीक है, वो सारी बातें विपक्ष की अपनी जगह हैं और उनका अपना एक चुनावी मुद्दा है, और उसी मुद्दे पे वो चुनाव जनता के गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कद की बात होती है कि आपका कौन सा कद कितने बड़ा नेता का है। मैं आज भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एक बड़े कद के नेता हैं, और ये बनारस की जो आसपास की सीटें हैं, ये एक ग्लोबल लीडर होने के नाते, और जो आपने यूक्रेन की बात की या मंदिर की बात की, मंदिर जाने का अधिकार सबको है, अखिलेश भी जाए, प्रियंका भी जाती है, और मायावती भी जाए, और सब लोग जाए। लेकिन आपका परसेप्शन क्या है? सवाल इस बात का है कि आपने जो परसेप्शन बना रखा है एक तुष्टीकरण राजनीति का, कि हम एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक लीडर हैं, ये परसेप्शन अगर आप बना के चलेंगे तो एक तरफ आपका एक परसेप्शन है, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से लगातार इस परसेप्शन को उठाया है। और कानून व्यवस्था की बात क्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? कानून व्यवस्था सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। तो जो समाजवादी पार्टी का परसेप्शन वो अभी तक अपना ठीक नहीं कर पाए हैं अखिलेश यादव। अगर नई सपा है, नई सपा के रूप में वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको ये पूरे काम 24 महीने करना चाहिए, 12 महीने करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, मंदिर लगातार जाते रहना चाहिए। ये नहीं कि चुनाव के समय मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, विश्वनाथ बाबा के दर्शन करना या नगर कोतवाल वहां के दर्शन करना, जो भी बनारस जाता है, ये एक परंपरा है और ये अच्छी बात है। लेकिन
चुनाव के वक्त इस तरीके का अगर आप ये कृत्य करते हैं तो मतदाता भी जानता है कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपके पिताजी के ऊपर जो आरोप लगे, जिस तरीके से अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चली, तो जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है वो परसेप्शन लगातार ये वो बना हुआ है। परसेप्शन बदलने की कोशिश ही आप इसे कह रहे हैं? ये परसेप्शन बदलना पड़ेगा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको लड़ना है तो आपको परसेप्शन को बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी एक बात और बताऊं आपको भवेश जी, अभी सरकार बनी नहीं है, अभी 7वें चरण का चुनाव है। एक कम्युनिटी के लोग इतना उतावले हो गए हैं कि उनको ये लग रहा है सरकार बन गई, अखिलेश भैया आ गए, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। तो जो ये परसेप्शन होता है, इस परसेप्शन के साथ अगर आप पार्टी के साथ लेके आप आगे चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप लड़ाई पे नहीं आ सकते हैं। आपका माहौल अच्छा बना था, जनता परेशान थी, जनता को बदलाव चाहिए था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण से इस पूरे परसेप्शन को जनता के सामने रखा तो निश्चित तौर पे चुनाव का माहौल बदला, चुनाव का मूड बदला। और ये आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग माहौल और मूड बदलने में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने कानून व्यवस्था क्यों रखा? इस बार हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, इस बार भारत पाकिस्तान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने नब्ज भांप ली है कि जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जो स्थानीय प्रतिनिधि के साथ थी, देखिए बहुत सी नाराजगी विधायकों के साथ थी, बहुत सी नाराजगी कहीं किसी क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ के साथ थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई नाराजगी नहीं थी। तो जो ये बनारस का चुनाव हो रहा है, ये निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम अखिलेश, और अखिलेश का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के बराबर अभी नहीं है। ठीक है माहेश्वरी साहब, ठीक है माहेश्वरी साहब, क्योंकि देखिए आप एक तरह एपिसेंटर माना जाता है बनारस इन 9 जिलों में, खासकर पूर्वांचल के एरिया में, तो क्या क्योंकि अखिलेश यादव तो कूद पड़े आपकी चुनावी पिच पर, इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे क्या? मैं पहले मित्र आलोक जी के सवालों का जवाब दे दूं, फिर आपकी बात का भी जवाब देता हूं। आलोक जी ने अभी बात की कि रोजगार की बात कर रहे थे। मैं इनको याद देना चाहता हूं कि यही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा है कि जब ये सरकार छोड़ के गए थे 15% से ऊपर बेरोजगारी थी, जो कि आज की डेट में 6% पे बेरोजगारी आ गई है। अभी इन्होंने आतंकवादियों की बात की, आतंकवादियों का केस लेने वाले यही अखिलेश यादव जी थे समाजवादी पार्टी से, जिन्होंने आतंकवादियों का केस वापस लेने के लिए कोर्ट में बोला और कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उन आतंकवादियों को 20-20 साल के लिए जेल की आजीवन कारावास तक की उनको सजा सुनाई। इसके बाद इन्होंने एक बात कही यूरिया की और खेती की समस्या बता रहे थे। यही गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना सालों से बंद पड़ा था, बाकी मोदी जी योगी जी ने चलाने का काम किया। किसानों के खाते में आज 6,000 रुपए पहुंचाने का काम यही योगी और मोदी जी की सरकार ने किया। किसानों का गन्ना भुगतान इनके सरकार में 10-10 हजार करोड़ रुपए बकाया रहता था, जो जब योगी जी की सरकार आती है वो अपना तो भुगतान करते हैं, इनकी सरकार का भी बकाया भुगतान करते हैं। इसके बाद जो एक ये प्रमुख बात आ रही है मंदिर घूमना। अभी देखिए अयोध्या जाते हैं अखिलेश यादव जी तो हनुमानगढ़ी का दर्शन कर लेते हैं, रामलला का दर्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि एक समय में इनके पिताजी ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी और एक विशेष धर्म के लोगों का वोट बचाने के लिए अगर मंदिर जाएंगे तो गाली खानी पड़ेगी। ठीक है सर, वक्त मेरे पास कम है। क्या जो परसेप्शन बदलने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे? ये चुनौती दिख रही है आपको जल्दी से सर? वोट बैंक इनका खिसक जाएगा अगर रामलला के दर्शन कर लेंगे, काशी में जाके मंदिर का दर्शन कर लेंगे लेकिन रामलला का दर्शन नहीं करेंगे। तो अखिलेश यादव जी कहीं से भी कामयाब नहीं हो रहे, भयंकर तरीके से वो इस बार हार रहे हैं और मैं समझता हूं दोबारा जनता। ठीक है सर। आखिरी कमेंट 30 सेकंड आलोक कुमार आपके पास है, क्योंकि देखिए कोशिश तो ये है कि बीजेपी की चुनावी पिच पर आप खेल रहे हैं, खास करके इस चरण में, तो वो क्या कामयाबी मिलेगी आपको? आपको लग रहा है कि जो ये मोदी वर्सेस अखिलेश लड़ाई जो बनी है यहाँ पर, उसमें थोड़ा सा कहीं ना अपर हैंड आपको मिल पाएगा? देखिए सर, ये मोदी वर्सेस अखिलेश लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है मोदी वर्सेस महंगाई, मोदी वर्सेस बेरोजगारी, मोदी वर्सेस साढ़, मोदी वर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम
और हमारे मित्र कह रहे थे रोजगार के मामले को, मित्र मैं बताऊं कि आपके आंकड़े और भी शुद्ध है, 6% नहीं 0 हो गई उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी गोबर को भी बेच दे रहे हैं और पकौड़े बेचने का बात कर रहे हैं। आपको कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आतंकवादी उसे कहते हैं जो समाज में डर और भय का बात करता हो। आपके मुख्यमंत्री, आपके गृह मंत्री इतने, ठीक है सर, एक चैलेंज तो है, मुझे रोकना पड़ेगा सर, माफी के साथ सर। ठीक है, एक सेकंड सर, माफी के साथ मुझे ये कम से कम आना चाहिए। ठीक है सर, आप कोई भी आंकड़ा ले आते 6% पकौड़ा रोजगार होता है। ओके सर, एक सेकंड सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं दोनों ही प्रवक्ताओं को कि आप जो चुनाव हो रहा है बेहतर तरीके से आप लोगों की पार्टियां लड़े और एक अच्छा मतदान देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, आलोक कुमार जी आपका भी, प्रभात त्रिपाठी जी आपका भी, गौरव माहेश्वरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को आखिरी चरण का चुनाव होना है और इस चरण के साथ ही उत्तर प्रदेश में कौन सा सियासी रंग चढ़ेगा ये तय हो जाएगा, जिसका खुलासा मतदान के दिन यानी कि 10 मार्च को होगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े इस बड़े मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।